नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज क्या है खास। सबसे बड़ी और पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की देवबंद से आई है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देवबंद से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शख्स का सीधा संबंध खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपीएटीएस और पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मिलकर के की है। दूसरी खबर में सीएम योगी के बारे में हम बात करेंगे, जिनका आज जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन पर पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम मिशन की शुरुआत की थी और वो उसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं। जश्न उनके जन्मदिन का देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कामना की गई है उनके लंबे जीवन के लिए। वहीं बात संभल की भी करेंगे। संभल में भी सीएम योगी के जन्मदिन पर मंदिर में खासतौर से पूजा अर्चना की गई उनकी लंबी आयु के लिए। वाराणसी में 54 किलो का लड्डू केक काटा गया, तो संभल में सुदर्शन चक्र अखाड़ा ट्रस्ट ने सीएम योगी के जन्मदिन पर मंदिर में पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा गाकर के हवन यज्ञ किया। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर भी सीएम योगी का जन्मदिन खास तरीके से मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समर्थकों ने मां गंगा की विशेष आरती की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। समर्थकों ने मां गंगा से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी सीएम योगी के सोशल मीडिया के जरिए बधाई संदेश भेजे हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जमकर के सराहना भी की है। वहीं तीसरी खबर के बारे में हम बता दें कि ओमान पर हमला हुआ, लेकिन ये जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ है वो रिफाइनरी कौन सी है और इसके साथ साथ ये ड्रोन वाली साजिश किसने रची है, तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर यह है कि लखनऊ से सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने हर घर नल जल योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई टोटी चोरी कर ले जा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा गया है। जब वो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए तो उस दौरान संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है और सीधे तौर पर इसे इशारों में समाजवादी पार्टी के तरफ कटाक्ष माना जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने हर घर नल जल योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई टोटी चोरी करके ले जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान लखनऊ के कार्यक्रम में दिया गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोटी खोल करके जा रहा है उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। वहीं एक और खबर आपको उत्तर प्रदेश से ही बताती हूं, जहां संभल में एक बार फिर से बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। एक और अवैध मजार पर यह प्रशासन की कार्रवाई हुई है। बबराला इलाके के बाघाव में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। नोटिस के बाद प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है, लेकिन संभल में ये कार्रवाई अपने आप में एक नजीम साबित हो जाती है, जहां पर अवैध तरीके से जो मजार बनाई गई थी उसे नोटिस के बाद प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है, अवैध मजार को गिरा दिया है। इसी तरीके से ऐसी एक तस्वीर गाजियाबाद में भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, जहां 15 दिन के नोटिस चस्पा करने के बाद एक मदरसे को ढा दिया गया था। वहीं एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आई हैं बबराला इलाके के बाघाव से, जहां प्रशासन की कार्रवाई हुई है। नोटिस के बाद प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। ये संभल में एक तरफ बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये वहीं बबराला इलाके के बाघाव की है, जहां प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला करके नोटिस के बाद इस अवैध मजार को गिरा दिया गया है। इस दौरान अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं ताकि कार्रवाई में किसी तरीके का कोई खलल न उत्पन्न हो। हालांकि पहले इसके बारे में सूचना दे दी गई। और अब बात करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की, जहां पंजाब एसटीएफ ने देवबंद के बजेड़ी गांव में छापा मारा है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मोहाली ब्लास्ट केस में जोड़ करके इस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने अभी
इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन संदिग्ध के नेटवर्क और संपर्क खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गतिविधि की जांच जारी है। कई राज्यों में फैले लिंक की पड़ताल में एजेंसियां जुटी हुई हैं। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। देवबंद से इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मोहाली कनेक्शन इसका बताया जा रहा है। पंजाब एसटीएफ ने देवबंद के बजेड़ी गांव में छापा मारा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मोहाली में जो ब्लास्ट हुआ था उस केस से जोड़ करके पुलिस इससे पूछताछ करेगी। हालांकि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस नहीं दे रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि संदिग्ध के नेटवर्क और संपर्क को भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, मोहाली ब्लास्ट में अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन रहा इस लिहाज से कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया और अब उससे पूछताछ होगी। देखिए, मोहाली में 9 मई 2022 को इंटेलिजेंस के दफ्तर पर आरपीजी यानी रॉकेट से जो है वो हमला हुआ था। इसी मामले की जो है जांच लगातार मोहाली पुलिस कर रही थी। इसी बाबत जो है वो पंजाब की एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि जो देवबंद के बचीड़ी गांव है वहां पे संदिग्ध हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ वो शख्स है। जिसके बाद जो पंजाब एसटीएफ है वो उसने यूपी पुलिस से जो है वो संपर्क साधा, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। जिसके बाद देवबंद के बचीड़ी गांव में जो दबिश दी गई, वहां से एक संदिग्ध को जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का बताया जा रहा है उसको हिरासत में लिया। लगातार उससे पूछताछ हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके मोबाइल्स, लैपटॉप्स और तमाम चीजों की समय सघन जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में ना तो अभी पंजाब पुलिस ने और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि 9 मई 2022 को जो मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर जो आरपीजी से हमला हुआ था उसी केस से इन्वेस्टिगेशन के चलते ही इस शख्स को पकड़ा गया है। यह संदिग्ध बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का, और अब जब इससे पूछताछ पूरी हो जाएगी तब यह साफ होगा कि इसका कनेक्शन क्या था, मोहाली जो ब्लास्ट हुआ था उससे क्या संबंध था। इसके अलावा इसके और कौन कौन से जो संपर्क हैं वो भारत में है, कौन कौन लोग कहां एक्टिव हैं, जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल कहां एक्टिव है, ये तमाम चीजों की जानकारी पूछताछ के बाद पंजाब एसटीएफ जो है वो लेगी। तो अभी यानी कि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है, ना ही दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पंजाब पुलिस दे रही है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में क्या कोई जानकारी देवबंद की तरफ से भी सामने आई है? किस तरीके से इस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 मई 2022 को पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पे जो हमला हुआ था उसके बाद लगातार जो है पंजाब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में जब टेक्निकल सर्वेलांस किया गया और एसटीएफ ने जब अपने मुखबिरों को एक्टिव किया हुआ था तो तकरीबन 4 साल तक ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 4 साल अभी 3 दिन पहले ही पंजाब एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि मोहाली जो ब्लास्ट केस हुआ था उससे जुड़ा हुआ एक शख्स जो है देवबंद के बछीड़ी गाँव में जो है छिपा हुआ है। जिसके बाद तुरंत पंजाब एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद दोनों जो राज्यों की जो पुलिस है वो देवबंद पहुंची और वहां से संदिग्ध को हिरासत में लिया और अभी पंजाब एसटीएफ लगातार इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि वहां पे यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अभी तक जो है पूरे मामले में इसकी भूमिका जो है वो स्टेब्लिश कर रही है पंजाब एसटीएफ। को अपने साथ पंजाब लेकर के नहीं गई है, देवबंद में ही इससे बछेड़ी गांव में ही पूछताछ कर रही है। अभी देखिए, बचेटी गांव में इस समय पूछताछ नहीं हो रही, बल्कि उससे हिरासत में लिया है और उत्तर प्रदेश के किसी जो सीक्रेट जगह, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ ये शख्स है, इसीलिए किसी जो ऐसे जगह सीक्रेट जगह पे ले जाकर इससे पूछताछ की जा रही है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। जब एक बार पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस और जो यूपी पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर दिया जाएगा। अभी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, अभी ना तो कोई प्रत्यर्पण हुआ है उत्तर प्रदेश से, ना ही उस व्यक्ति को मोहाली यानी कि पंजाब लेकर के गए हैं। अभी पूछताछ उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस व्यक्ति की तरफ से अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी जाए। रजनीश, देखिए, बिल्कुल जो तमाम जो पंजाब में किस तरीके से बॉर्डर पार से घुसपैठ हो रही है और जैश ए मोहम्मद के आगे आने वाले दिनों में
क्या प्लानिंग चल रही है और स्लीपर सेल्स को किस तरीके से टारगेट्स दिए गए हैं अपने टारगेट को एलिमिनेट करने को लेकर। ये तमाम चीजों की जानकारी जो है वो इस शख्स के पास हो सकती है, यही मानना है पंजाब एसटीएफ का, इसीलिए लगातार उससे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा पंजाब से लेकर तमाम जो दूसरे जो सेंसिटिव राज्य हैं, जैसे अयोध्या को लगातार जो है वो आतंकी संगठन अपने टारगेट बनाए हुए हैं। अयोध्या को लेकर तमाम चीजों को निकलते हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी यूपी एसटीएफ ने अयोध्या पर हमले से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी कई लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया था जो अयोध्या को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या दिल्ली है, तमाम जगह जहां जहां काम कर रही है और इसके बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत धन्यवाद रजनीश आपका भी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका आज 54वां जन्मदिन है और यूपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 54 किलो का केक काटा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 54वां जन्मदिन है। प्रयागराज में सीएम योगी की लंबी उम्र के लिए गंगा आरती की जा रही है। अयोध्या में भी समर्थकों ने अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पूजा पाठ, भंडारे और विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर और अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका नाम एक पेड़ मां के नाम है और उसके तहत वो पौधारोपण करते हुए नजर आए हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में धूमधाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन मनाया गया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूजा अर्चना रखी गई थी विशेष तौर पर और भजन गाकर के बाकायदा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है समर्थकों की तरफ से। बनारस से लेकर के अलीगढ़ और प्रयागराज से लेकर के अयोध्या तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। आज सीएम योगी अपने 54वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जिसको देखते हुए काशी में भव्य तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के वरदांजलि हनुमान जी के मंदिर में है और आप सामने बजरंग बली की 51 फुट की प्रतिमा देख रहे होंगे और बजरंग बली की प्रतिमा के ठीक नीचे बजरंग बली की पूजा पाठ के साथ आज ये 54 किलो का केक कटवाया जा रहा है, जो कि बजरंग बली के प्रिय भोग लड्डू से बनाया गया है। इसके साथ ही आपको आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो कुछ पौधे भी दिख रहे होंगे और ये पौधे बेहद खास होने वाले हैं क्योंकि सारे पौधे बजरंग बली के प्रिय हैं। साथ ही साथ ये सीएम योगी के 54 परियोजनाओं को भी दर्शाते हैं। इसमें सीएम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आवास योजना, तमाम वो योजनाएं हैं जो सीएम योगी द्वारा प्रदेशवासियों को सौगात दी गई थी। हमारे साथ आयोजक हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, किस प्रकार से आप सीएम योगी का जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, हम लोग वरदांजलि हनुमान जी के प्रांगण में हैं। यहाँ से जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, यहाँ से काशी शुरू होती है और हनुमान जी की स्थापना जब हुई, हनुमान जी जब यहाँ विराजमान हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए और यहाँ गांठ खोलिए। यहाँ पे गांठ लगी हुई थी और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हुए। तब से हम लोगों ने भी एक शपथ ली कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग इसी प्रांगण से मनाएंगे। तो काशी, जब से हनुमान जी यहाँ विराजमान हुए हैं तब से काशी का विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन इसी प्रांगण से मनाना ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज मुख्यमंत्री जी 54 साल के हुए तो 54 किलो का लड्डू, 54 पेड़, उनकी सारी योजनाएं, जो 54 पेड़ हैं उसमें तुलसी, नीम, बरगद और सिंदूर का पेड़ स्पेशली हम लोग बनाए हैं कि सिंदूर हनुमान जी को पसंद है। और 5400 पेड़ आज से 31 जुलाई तक लगाने का इस प्रांगण से मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे, जिससे पर्यावरण के लिए जो है जो मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो हम लोग 5400 पेड़ आज से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, जो पीछे मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इन दोनों आवासों के कैंपस में हम लोग लगाएंगे। और इसी तरह हर साल जितने साल के मुख्यमंत्री जी होते रहेंगे उतने किलो का लड्डू से हम लोग उनका जन्मदिन मनाते रहेंगे। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाती हूं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, जहां से धूमधाम से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया है। पहली तस्वीर बनारस की है, दूसरी प्रयागराज की है, वहीं अलीगढ़ और अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बनारस में जहां 54 किलो का केक काटा गया है, तो प्रयागराज और अयोध्या में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली हैं। अयोध्या में तो बाकायदा भजन पूजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन की धूम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू में भी देखने को मिल रही है। वहां से हमारे संवाददाता विकास अब्रोल ने कुछ लोगों से बातचीत की है, आप भी देखें। बिल्कुल हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जब से योगी जी खासकर उत्तर प्रदेश में जब से कार्यभार संभाला है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की पहचान ही बदल गई है। एमपी बना था
एमपी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उसने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला है तो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा तरक्की करे। और हमारी हर वक्त यही रहता है कि जो योगी जी के मन में जो एक भाव है, एक इंसानियत का भाव है, एक मतलब मानस का भाव है, वो बहुत ही शानदार है। योगी आदित्यनाथ जी को आज समाज का हर वर्ग, ना सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि योगी जी ने अपने कार्यशैली से, अपनी गवर्नेंस से समाज के हर धर्म को, हर जाति, हर वर्ग को साथ लेकर चले हैं, सबके कल्याण की लिए काम किए हैं। और यूपी यहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है और हम देखते हैं, सोशल मीडिया पढ़ते भी हैं, देखते रहते हैं कि वहाँ के लोग योगी जी के कार्यशैली से, प्रशासन से बहुत। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील तिवारी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से एक शुरुआत की गई थी एक पेड़ मां के नाम, उसे आज किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल मीनाक्षी, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह 5 करोड़ पेड़ पूरे यूपी में लगाए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि जन्मदिन है आज योगी जी का। योगी जी का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, हर जिले में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बनारस में जो 54 किलो का केक काटा गया और तमाम पेड़ वहाँ पर लगाए गए। और इसके अलावा जो प्रयागराज में भी और अलीगढ़ में भी तमाम धूमधाम से पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है क्योंकि योगी जी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरे प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए, चाहे विकास की बात की जाए, हर क्षेत्र में बहुत काम किया है जिससे लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और लोग उनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। उन्होंने माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलवा दिया और तमाम ऐसी उन्होंने जो घटनाएं जो बदमाश करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, उनको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि योगी जी जिस तरह लगातार पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक की सुनते हैं। तो मीनाक्षी, उनका जन्मदिन है तो हर कोई उनका जन्मदिन मना रहा है, लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में बहुत लंबी उनकी आयु हो। तो ऐसे में कम से कम जो इतना अच्छा व्यक्ति हो जो पूरे जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, उसे लेकर के भी खास चर्चाएं देखने को मिल रही है बनारस से आई तस्वीर में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे ओमान की। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल के पास बड़ा विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट बताया जा रहा है SBM 1 और SBM 2 मूरिंग पॉइंट्स के बीच में धमाके के बाद हुआ है। ऑयल लोडिंग ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके साथ ही कई सुपर टैंकर समुद्र में लोड जो किए जाने थे उन्हें रोका गया है। गतिविधियां इसकी वजह से बाधित हो गई हैं। तस्वीरें सामने आई हैं कि एक उड़ता हुआ ड्रोन अचानक से आकर के इस ऑयल रिफाइनरी पर, इस टर्मिनल पर आकर के फट जाता है। लंबा बड़ा एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद यहां पर काम रोक दिया जाता है। लोडिंग की जा रही थी लेकिन लोडिंग को बीच में ही रोक दिया जाता है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ये जानकारी नहीं मिली है कि ओमान पर यह हमला किसकी साजिश है, किसकी तरफ से यह हमला किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, यह हमला किसकी तरफ से किया गया है? इस पर ना तो किसी देश ने खुद से आकर के कहा है कि यह हमला हमने किया है और ना ही ओमान की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि ईरान की तरफ से कुछ देशों पर हमले जरूर किए गए थे, तो क्या ओमान भी उसके निशाने पर रहा? देखिए, ईरान की तरफ से हमला होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हाल ही में ईरान और ओमान की आपस में बातचीत चल रही है एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कि मिलकर वहाँ पे टैक्स लगाया जाए और लोगों से वसूली की जाए जितने भी शिप्स निकलेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है ये इजराइल या अमेरिका के द्वारा या उनके जो बेसिस हैं अलग अलग गल्फ कंट्रीज़ में वहाँ से किया होगा। हो सकता है ऐसा क्योंकि कुछ दिनों पहले से हम कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं ईरान और ओमान में कहीं ना कहीं बातचीत आपस में चल रही है। कहीं ना कहीं समझौते होने से ऐसे आसार लग रहे हैं जिसको लेकर इजराइल या US द्वारा ये कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक देश इसके लिए हाँ नहीं कर रहा, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद उस तरफ से होगा क्योंकि इससे अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो एक समझौता होना है, जो शांति वार्ता US ईरान में होनी है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है क्योंकि देखिए अभी तक देखा जाए तो ईरान जो बहुत मुखर था कि हम लोग जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वहाँ पर टैक्स लगाएंगे, आने वाले शिप्स पे वहाँ से पैसा वसूलेंगे। ओमान इसके लिए ज़्यादा राज़ी नहीं था, उसने हाँ भी नहीं कही थी लेकिन ना भी नहीं की थी, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा था कि शायद वो जो है वो उसका पार्ट बनने को तैयार हो गया था, इसी वजह से कार्रवाई की होगी। हालात अभी फ़िलहाल यहाँ के ठीक नहीं है, ये देखना होगा क्या कोई देश इसकी जिम्मेवारी लेता है
या फिर ये एक ऐसा हमला जो सिर्फ एक कह सकते हैं चेतावनी के तौर पर काम किया गया है और ओमान को एक चेतावनी दी गई है कि अगर आपने ईरान का साथ दिया तो हालात इससे बदतर हो सकते हैं। इसको शायद एक ओमान के लिए चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है। ओमान को लेकर के अमेरिका की तरफ से भी धमकियां दी गई थी कि अगर आप नहीं संभले, चेतावनियां सीधे तौर पर दी गई थी तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। और ये सब कुछ तभी हो रहा था जब अब्बास अरागची लौट करके आए थे ओमान से। ओमान के साथ अच्छे संबंध ईरान तो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और ये शायद पसंद नहीं आ रहा है बाकी दो देशों को। जी बिल्कुल, देखिए गल्फ कंट्रीज में जो हालात हैं इस समय अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का कोई भी कंट्री साथ दे, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो या फिर मॉरल सपोर्ट हो, क्योंकि देखा जाए तो बहुत देर से ये युद्ध जो है चल रहा था आपस में। ऐसे में अगर IRGC को या ईरान को किसी की सपोर्ट मिलती है तो ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है, अमेरिका के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जो कंट्री जो देश कहीं ना कहीं ईरान के हक में खड़ा होने की कोशिश करेगा या फिर कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगा, उसके लिए ये एक सीधी सीधे चेतावनी है अमेरिका और इजराइल द्वारा कि आप लोग अपने काम से काम रखें या फिर आप सीधा सीधा अमेरिका का साथ दीजिए, वरना वही हाल होगा जो इस समय ईरान का हो रहा है या हिजबुल्लाह का लेबनान में हो रहा है, वही हाल उस कंट्री का भी होगा। सीधी सीधे चेतावनी थी और कहीं ना कहीं ओमान को भी ये भी समझना होगा कि वो दो नाव पे एक साथ सवार नहीं हो सकता, या फिर उसको खुले तौर पर ईरान का साथ देना होगा या फिर उसको जिस तरह से ये समझौते रहे उनको रद्द करना होगा। क्योंकि देखिए इसराइल की जो मोसाद है और US की जो FBI है, ये भी बहुत एक तेज तर्रार सूचना एजेंसियां हैं, इनको भी पूरी भनक होगी, पूरी खबर होगी कि क्या हालात ओमान के अंदर चल रहे हैं, ओमान का रुख इस समय किस कंट्री की तरफ है, ओमान क्या चाहता है। ऐसे में ये हमले होना कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है, एक चेतावनी के तौर पर सिर्फ ओमान के लिए नहीं, हर एक गल्फ कंट्री के लिए है जो कहीं ना कहीं दबे स्वर में या फिर इनडायरेक्टली और इलीगली ईरान को मदद करने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि कौन सा देश आता है सामने और इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। बहुत धन्यवाद आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। अब एक और खबर आपको रोमानिया से बताती हूँ, जहां पर कॉन्स्टेंटा पोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी है। पोर्ट के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कॉन्स्टेंटा पोर्ट के पास नौसैनिक ड्रोन मिला है। धमाके की जांच में एजेंसियां और सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं रोमानिया से। हालांकि ये कोई पहला हमला नहीं है जो रोमानिया पर किया गया। पिछले दिनों भी रोमानिया पर इसी तरीके से अटैक किया गया था और बार बार जो सवालिया निगाहें खड़ी होती है वो रशिया की तरफ ही खड़ी होती है, क्योंकि रशिया की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज को पहले ही चेताया गया था कि अगर वो बहुत ज्यादा साथ यूक्रेन का निभाते हुए नजर आते हैं तो उन पर भी हमले किए जा सकते हैं। हाल फिलहाल में पिछले दिनों भी हमला किया गया था एक रिहायशी बिल्डिंग पर और ऐसे में एक बार फिर से रोमानिया के कॉन्स्टेंटा पोर्ट पर यह हमला किया गया है, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये हमला किसकी तरफ से किया गया है इसके बारे में कोई जिम्मेदारी किसी भी देश की तरफ से नहीं ली गई है। धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और कॉन्स्टेंटा पोर्ट के पास नौसैनिक ड्रोन बरामद किया गया है। ये बताया जा रहा है ये जो ड्रोन ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से हालात थोड़े से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। और बात एक शुरू से ब्रेक का है। कई बज जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।